हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का 18 और 19 फरवरी का जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है, उस एनुअल एग्ज़ाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और उन क्वेश्चंस आंसर को जो है DOE के द्वारा जो सैम्पल पेपर के तौर पर जारी किया गया है और उस सैम्पल पेपर को हम इस सिंगल वीडियो में जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर और इसी बेस पर आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो सभी बच्चे जो बार क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस के हैं, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे हों, चाहे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं, चाहे जिनका पेपर 18 तारीख को या 19 तारीख को, सभी के लिए ये इक्वल रूप से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। सो 80 में से 80 नंबर लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो 12 MCQ खंड का में आपसे पूछे जाने वाले उसका सलूशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है डैश भारतीय संविधान का दर्पण है। तो भारतीय संविधान का दर्पण क्या है? तो भारतीय संविधान का दर्पण भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, जिसे हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना है, पहले इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। वो उद्देश्य प्रस्ताव जिसे पंडित नेहरू के द्वारा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक से बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो पहली बैठक कब होती है? तो वो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली बैठक। दूसरी होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो पहली जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है भारतीय संविधान सभा की, उसके स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रकार से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया? तो वह है कैबिनेट मिशन। किस मिशन के द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और एक कैबिनेट मिशन भारत में कब आता है? तो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया है वो 1946 में आया। कब? 24 मार्च 1946 को ये भारत में आया है। उसके बाद फिर जुलाई 1947 में, माफ़ कीजिए 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है और इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्यों को चुनाव होता है। तो संविधान सभा में जो है आज़ादी से पहले यानी विभाजन से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी मूल रूप से? 299। इस तरीके से सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रारूप समिति से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि प्रारूप जो समिति है, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, और इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो मौलिक अधिकार हमने लिया है US से, यानी अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया है। इसी प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली, जो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से माफ़ कीजिए, जो मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है।
मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है, तो ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया है, रूस से। और जो मौलिक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, डीपीएसपी, वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, मौलिक कर्तव्य है रूस से लिया है, राइट। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है, ये हमने फ्रांस से लिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमने रूस से लिया है। तो इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का सही मिलान करें और सही कोड का विकल्प चयनें। तो तालिका का मिलान करना है। तो संविधान सभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक कब होती है, 1946, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। संविधान अपनाया या अधिनियमित किया गया, ठीक है। तो संविधान अपनाया कब गया, अधिनियमित कब किया गया, तो हमारा संविधान अपनाया अधिनियमित किया गया वह है, ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को। ये 22 नवंबर लेकिन क्या है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान का उद्देश्य जो है, पूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया, तो है 22 जनवरी 1947 को। और लागू किया गया भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मिलान किया है, पूरा सही तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी उसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी बी इसका सही आंसर है। परमानेंट अध्यक्ष वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसकी दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के पहले प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यह ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी संविधान की, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस प्रकार के सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन से संबंधित, क्वेश्चन से रिलेटेड जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं। और 18 और 19 फरवरी का जो आपका पेपर है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11th का, आप पेपर देखने के बाद खुद कहेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को पहले कवर किया जा चुका है। अगर अभी तक आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख कीजिए, कंप्लीट कीजिए, उससे बार क्वेश्चन नहीं आएंगे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1928 में, ठीक है, 1928 में किस समिति ने अधिकारों की घोषणा की मांग की। वो कौन सी समिति जिसने अधिकारों की घोषणा मांग किया है, तो अधिकारों घोषणा की मांग करने वाली समिति नाम था मोतीलाल नेहरू समिति। क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू समिति। तो मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा की मांग की कब, 1928 में। इस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको कवर करने ली है, ठीक है ना। ये कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन है कि यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो कथन जो है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 1978 में से मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। तो कारण भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ए इसका सही आंसर होगा। तो वो जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। किसमें, कानूनी अधिकार की श्रेणी में। अब ये अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। अब भारतीय संविधान में पहले जो मूल संविधान था 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इस प्रकार से सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत नागरिक जो है
अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की जो है उपचारों संवैधानिक उपचारों की बात करता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, जो इसमें उत्प्रेक्षण हो, परमादेश हो, अध्यादेश हो। इस प्रकार के 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, ठीक है, नागरिकों को मौलिक अधिकार रक्षा के लिए। इसलिए न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक भी माना गया है। समानता का अधिकार अगर हम बात करें तो जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है लोकसभा में बहुमत दल के अंदर डैश होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो यहाँ पर देख सकते 4 ऑप्शन दिया गया है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, बी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? देखिए, तो भारत में जिस प्रकार की कार्यपालिका है उसे हम संसदीय कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और संसदीय कार्यपालिका हमने कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। अमेरिका की जो कार्यपालिका है उसमें क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, यूएसए में, ठीक है। अब संसदीय और अध्यक्षीय में अंतर क्या होता है? देखिए, संसदीय क्या है? संसदीय में जो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। किसका? गवर्नमेंट का। और जो प्रेसिडेंट होता है यानी प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो देश का प्रमुख होता है यानी कंट्री का प्रमुख होता है, ठीक है। तो इस और जो वास्तविक प्रधान कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान और राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। लेकिन अध्यक्षीय में जो राष्ट्रपति होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति और जो है वो राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख भी होता है और देश का भी प्रमुख होता है। किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली में। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन भी पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है ना। अगला है नीचे दिए गए कूट से किसी विधेयक पर कानून बनाने की प्रक्रिया। तो किसी विधेयक पर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम वाचन, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हैं। फिर दूसरे सदन में प्रक्रिया, प्रथम वाचन बाद तृतीय वाचन, द्वितीय वाचन। इस प्रकार से क्या है आपको कमेंट में बताने। देखो हमने इसको कई बार कवर किया है, तो आपसे गुजारिश है इस 9 क्वेश्चंस का आप जो है आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में बहुत ही कवर किए। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसका ABCD में से क्या आएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्नलिखित में से कौन उच्च सदन और निम्न सदन के अलावा भी एक भाग है? तो भारतीय संसद का निम्न और उच्च सदन के अलावा भी एक भाग है। तो भारतीय संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनती है। इसमें संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा और प्लस में होते हैं राष्ट्रपति, तो वो है भारत के राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है ये उच्च सदन कहलाता है, जो लोकसभा ये निम्न सदन कहलाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इस चीज़ को हमें कवर करके चलना है। कई बार हमने इसका आंसर दे रखा आप सभी को। कथन और कारण, उच्च न्यायालय भी रिट पारित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार रक्षा करते हैं। तो कथन और कारण बिल्कुल सही है, ए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थित है नई दिल्ली। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फिर देखिए भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखी जो ब्रिटिश संविधान के समान है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता जो ब्रिटिश संविधान के संविधान है समान, वह है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश से हमने ली तो बिल्कुल समान है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं? वह है लचीला। तो लचीला मतलब क्या? भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे आसानी से बदलाव किया जा सकता है, साधारण विधेयक से बदलाव किया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का दोनों का ही मिश्रण है। भारतीय संविधान में दिए गए 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 4 में
अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 36 से 51 तक 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको उल्लेख कर देना है, और हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। अगला है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का क्या अर्थ है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कई बार सवाल पूछा गया है। कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है। तो कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अगर मंत्रिमंडल में से किसी के एक भी इस्तीफा होगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल तो इस्तीफा दे देगा। कोई 2 साधन बताएं जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकता है। तो विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करने के 2 तरीके क्या हैं, शून्यकाल में भी, प्रश्नकाल में भी, विधेयक प्रस्ताव पास करके भी, अध्यादेश जारी करके भी जो है नियंत्रण रखा जाता है। सारी चीज़ें हैं। भारत की न्यायपालिका की 2 विशेषताएं लिखिए। भारत की न्यायपालिका का इकहरी है। क्या है, इकहरी न्यायपालिका है। इसके अलावा कह सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका है उसमें अगर बात त्रिस्तरीय है तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना, इस तरह से है। ये देख सकते हैं भारतीय संविधान के किन्हीं 4 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो 4 स्रोत के बारे में आपको बताना है कि हमने कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान लिए हैं। USA से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, जापान से क्या लिया है, राइट, आयरलैंड से क्या लिया है, अफ्रीका से क्या लिया है, जर्मनी से क्या लिया है। तो 4 स्रोतों को वर्णन कर देना है हमें। इस प्रकार से अभियुक्त का क्या मतलब है। हालांकि भारतीय चुनाव प्रणाली में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, फिर भी अभी कई सुधारों की ज़रूरत है। तो कौन कौन से सुधार अभी भी किए जाने हैं तो वो हमें यहाँ पर कवर कर देने हैं। इन सभी के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने पहले भी कवर कर रखा है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वीडियो में आपको अंदर मिल जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव का विशेष महत्व कथन को स्पष्ट कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है। तो लोकतंत्र में चुनाव का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जो है सभी की भागीदारी की बात करता है, और लोकतंत्र जो है जनता का शासन है, जनता का शासन जनता द्वारा। तो लोकतंत्र में चुनाव होना ही लोकतंत्र के जीवन रखने की कला मानी जाती है। तो इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, कथन की समीक्षा कीजिए। इसी प्रकार से भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री पास है कि 4 उपयुक्त टिप्पणियों के साथ इसके कथन का परीक्षण करना कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान और राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो अनुच्छेद से पढ़ना है, और इस अनुच्छेद को पढ़कर फिर आपको आंसर देने हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। अगला है नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्न उत्तर दें। कार्टून में दिखाया गया झंडा किस संगठन का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्टून में दिखाया गया झंडा जो है वो है यूरोपियन यूनियन का। किसका है, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपीय संघ झंडे से बताया क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी चीज़ें याद रखिए। अगला चित्र है, नीचे देखे चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस चित्र में किस मौलिक अधिकार उल्लंघन किया गया है। तो यह तो जिस मौलिक अधिकार उल्लंघन किया गया है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 23 का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका उल्लंघन किया गया है। ये मौलिक, ठीक है, बेगार का मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें, ये मौलिक अधिकार उल्लंघन क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चे का शोषण किया जा रहा है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। चीज़ें आपको वो कर लेनी है। फिर भारत की चुनाव प्रणाली का वर्णन कीजिए। भारतीय चुनाव आयोग के गठन और कार्य की व्याख्या कीजिए। भारत में चुनाव प्रचार के 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो देखो, भारतीय चुनाव के गठन और कार्य व्याख्या और भारत में चुनाव प्रसार, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना कई बार प्रक्रिया की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो चुनाव प्रक्रिया में क्या किया जाता है, तो चुनाव क्षेत्र का निश्चित करना, यानी जो चुनाव क्षेत्र होता है उसको हम निश्चित किया जाता है। जब चुनाव क्षेत्र निश्चित हो जाता है उसके बाद क्या होता है, दूसरा मतदाताओं की जो है सूची जारी की, जो मतदाता होते हैं उनकी सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, चुनाव आयोग जो है तिथि की घोषणा करता है। किसकी, चुनाव तिथि की घोषणा कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, तिथि की घोषणा करता है। उसके बाद क्या होगा, चुनाव अधिकारियों की फिर नियुक्ति होती है। फिर मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, नामांकन दाखिल होता है, फिर नाम की वापसी की तारीख होती है। तो ये सारी चीज़ें कि चुनाव की प्रक्रिया है। फिर भारत में चुनाव प्रचार के 4 तरीके के बारे में पूछा गया है। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, तो चुनाव पारदर्शी हो,
चुनाव में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक अच्छे चुनाव की बात के रूप में सामने आती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा जाता है। संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है, उपयुक्त कथन के संदर्भ में भारतीय संसद के प्रमुख कार्य लिखे। फिर पूछा गया है भारतीय संसद के उच्च सदन और निम्न सदन की शक्तियों को तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उच्च सदन वो कौन है, राज्यसभा। निम्न सदन कौन है, लोकसभा। इनकी शक्तियों का आपको उल्लेख कर देना है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अगर हम क्षेत्र अधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार है उसे 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारंभिक है, उसके बाद क्या है, अपीलीय है। ठीक है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। फिर सलाहकारी है। तो इन तीनों का हमें क्या करना है, इन सभी का हमें उल्लेख कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, जिससे आसानी से हमें 6 नंबर मिल जाएंगे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले भी कवर कर चुके हैं। तो ये जो DOE की तरफ से सैम्पल पेपर जारी किया गया है उसका कंप्लीट जो है पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेनेशन के साथ, हल के साथ आप सभी के सामने 1 शॉट वीडियो जो प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।